हेलो दोस्तों। तो आज का जो विषय है, टॉपिक है, विषय तो विज्ञान है, लेकिन टॉपिक जो इसका है वो है खंडन। खंडन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये कौन सा 8.2.2, ये कौन सा है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का किताब है भैया। एनसीईआरटी की किताब हम पहले भी बोल चुके हैं, बहुत बढ़िया से पढ़िएगा तो बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत कुछ सिखाता है, बहुत अच्छा अच्छा चीज़ लिखा हुआ है इसमें। पढ़िए, समझिए, मज़ा आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले एकदम जो खंडन स्टार्ट शुरू करने से पहले एकदम पहली जगह पे क्या दे दिया? क्रियाकलाप कीजिए। ऐसे भी क्रियाकलाप क्यों दिया जाता है? आप लोग, बहुत लोग हैं, मतलब बहुत क्या, 99% लोग क्रियाकलाप को नहीं पढ़ते हैं। देखिए, क्रियाकलाप को आप पढ़ा कीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये क्रियाकलाप से आप ये जान सकते हैं कि कोई भी चीज़, किसी भी किताब या फिर पेपर, कुछ भी लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है? तो वो क्रियाकलाप के माध्यम से ही। क्रियाकलाप कीजिए, आपने कुछ काम किया, उसमें आपने देखा कि कुछ कुछ चीज़ों का अध्ययन किया, वही चीज़ को आप लिख दीजिएगा ना। हम काम करके रख देखे थे तो वो अध्ययन किए, वही चीज़ को लिखे। इसीलिए क्रियाकलाप बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे क्रियाकलाप ये 8.4 है। इसमें क्या बोलता है? देखिए, किसी झील अथवा तालाब जिसका जल गहरा हरा दिखाई देता हो, जिसमें तंतु के समान संरचनाएं हों, उससे उससे कुछ जल एकत्र कीजिए। ठीक है, एक झील उल है जहाँ पे बहुत गहरा है, और जल कैसा दिखाई देना चाहिए? हरा दिखाई देना चाहिए। ठीक है, जिसमें तंतु के समान रचनाएं हैं, तंतु के समान रचनाएं होना चाहिए। वहाँ से कुछ जल आपको ले आना है, एकत्र करना है। ठीक है, एक स्लाइड पर एक अथवा दो तंतु रखिए। तो वो जो तंतु है वहाँ पे जो रहेगा, उसको एक स्लाइड पे रखना है, आपको लेके आना है। ठीक है, इन तंतुओं पर ग्लिसरीन की एक बूंद डालकर कवर स्लिप से ढक दीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि एक पहले तंतु को लाएं आप जल से, वहाँ से उठा के तो यहाँ पे रख दिए, इसमें ग्लिसरीन का बूंद डालना है। ठीक है, ग्लिसरीन का बूंद इसमें डालिए, फिर इसको ये ढक दीजिए। किससे ढकना है? कवर स्लिप से ढक देना है। सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड का प्रक्षेपण कीजिए। तो इसको क्या करना है? सूक्ष्मदर्शी के से देखना है आपको। तो जितने भी कोशिकाएं होते हैं वो आपको खुली आंखों से नहीं दिखाई देंगे, इसीलिए ऐसा ऐसा करने के लिए बोला है आपको। सबसे पहले क्या बोला कि जाइए झील में बबुआ, झील में जाना है। क्या करना है? वहाँ से जो तंतु आपको दिखाई देगा, ऐसा झील में जाना है जिसका जिसका जल है जो बहुत गहरा और हरा दिखाई देता हो। वहाँ से तंतु लाना है, तंतु को यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है। इसमें क्या मिलाना है? ग्लिसरीन। ग्लिसरीन मिलाने के बाद इसको कवर स्लिप से ढक देना है। ढकने के बाद आपको इसका जो सूक्ष्मदर्शी होता है, जिसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं, उससे इस चीज़ को देखना है। किसको देखना है? इस तंतु को देखना है। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है, क्या आप स्पाइरोगिरा तंतुओं में विभिन्न उत्तक पहचान सकते हैं? तो ये जो तंतु है, क्या इसमें आप अलग अलग उत्तक को पहचान सकते हैं क्या? तो ये आपसे सवाल पूछा है। देखिए, बात ये है कि जो भी क्रियाकलाप यहाँ पे दिया हुआ रहता है, ये आमूमन क्या होता है कि आप नहीं कर सकते हैं घर पे। मतलब आपके पास अगर सूक्ष्मदर्शी है, जो भी चीज़ इसमें पूछा जाता है, मांगा जाता है आपसे करने के लिए कि ये चीज़ लाइए, ये चीज़ लाइए, अगर वो चीज़ आपके पास उपलब्ध है तो आप कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे तो पढ़े काहे भाई, जब करिए नहीं सकते हैं तो पढ़ाई क्यों करें इसका? तो ये इसीलिए करना जरूरी है क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि किस तरह से इस क्रियाकलाप को किया जाता है। कम से कम इसका प्रोसेस तो पता चला ऐसा करने से। उसके बाद इन्होंने पूछा, सवाल पूछा। ठीक है, ऐसा करने से आप सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपने ये क्रियाकलाप नहीं किया है, लेकिन आपको इससे प्रोसेस पता चला क्या हुआ। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं। सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। ठीक है, उदाहरणतः स्पाइरोगिरा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। देखिए, जो खंडन का जो विधि है वो सरल ये बहुकोशिकाओं के लिए है। ठीक है, जो भी जीव बहुकोशिकीय हैं, मतलब एक से ज़्यादा कोशिका है जो भी जीव में, उसमें जो जनन का विधि होता है वो किस तरह होता है? खंडन के द्वारा होता है। आपने यहाँ पे देखा था, हम पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, तो ये विखंडन हम पढ़े थे। ठीक है, विखंडन, इसमें ये क्या होता था? ये एक कोशिकीय जीव के लिए था। तो एक कोशिकीय जिसमें एक ही कोशिका हो, उस जीव में क्या होता था? विखंडन होता था। लेकिन बहुकोशिकीय के लिए उसमें भी क्या है? जो जीव बहुत सरल होते हैं। सरल कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए, जो मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, ये भी क्या है? बहुकोशिकीय है। हमारे अंदर भी बहुत सारा कोशिका है। जो भी आदमी है, इंसान है, उसके अंदर इतना सारा कोशिका है, इसको भी हम बहुकोशिकीय बोल सकते हैं। लेकिन इंसानों के अंदर खंडन का विधि द्वारा जनन नहीं होता है। इसको भी हम समझेंगे बहुत बढ़िया से। यहाँ पे हो क्या रहा है देखिए, तो कोई भी बहुकोशिकीय, मान लीजिए कि एक ये जीव है, ये बहुकोशिकीय है, एक से ज़्यादा बहुकोशिकीय है।
ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा कोशिका है तो क्या होता है, छोटा छोटा टुकड़ा में टूट जाता है, यहाँ ये टूट गया, ये टूट गया, तो ये कैसे बच दिखेगा, यहाँ से टूटने के बाद ऐसे दिखेगा कि नहीं, ऐसे दिखेगा, फिर ऐसे दिखेगा, ठीक है, अब फिर ऐसे दिखेगा, फिर ऐसे दिखेगा, मान लीजिए टूट गया। टूटने के बाद क्या होता है, यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। क्रियाकलाप 8.4 के परसेप्शन के आधार पर क्या हम इसका कारण खोज सकते हैं। देखिए आप क्रियाकलाप किए हैं तो पूछ रहा है कि ऐसा कारण खोज सकते हैं। देखिए क्या हुआ, मान लीजिए एक जीव था, ये बहुकोशिकीय जीव था ये वाला, ठीक है, पहले बहुकोशिकीय जीव था, तो ये क्या होता है, खंडित हो गया, बीच में इसे टूट गया। अब ये वाला टूट टूट के क्या होगा, टूटने के बाद ये अपने आप बड़ा होगा, बड़ा होकर फिर एकरे जैसा बन जाएगा, एकरे जैसा बन जाएगा, एकरे जैसा, ये वाला इसमें बड़ा होकर बन जाएगा, ऐसे ये वाला बनेगा इसे। तो पहले क्या होता है कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं ये पहले टूट जाते हैं, टूटने के बाद फिर ये पूर्ण रूप से इस जीव में बदल जाते हैं। समझ रहे हैं ना, कि मतलब टूटते नहीं बन गया। आप एक चीज़ देखिए, एक कोशिकीय जीव था जो एक ही कोशिका वाला था, तो इसमें क्या होता था कि पहले ऐसा दिखाई दे रहा है, एक ये जीव है ऐसा है, ठीक है, ये वाला जीव है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको मिटा के दिखाते हैं थोड़ा सा। तो ये वाला एक जीव है, देखिए ये एक जीव है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था कि ये डायरेक्टली टूटता था तो जीव बन जाता था, समझिए, मान लीजिए कि ऐसे लंबा हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। अगर मैं यहाँ से टूटा ना तो ये सीधा इस तरह से दिखाई दिया, मतलब यही वाला जो पहले था वही है, सेम टू सेम, समझ रहे हैं, दो भाग में टूटा, ऐसा सेम टू सेम। बट लेकिन बहुकोशिकीय में ऐसा नहीं है। बहुकोशिकीय में क्या हो रहा है कि टूट रहा है, उसके बाद थोड़ा देर बाद फिर बड़ा बड़ा जीव बन रहा है, फिर जीव बन रहा है वैसा, ठीक है, तब जनन हो रहा है। लेकिन एक कोशिकीय में ऐसा नहीं होता है। अब देखिए इसको पीछे, परंतु यह सभी बहुकोशिकीय जीवों के लिए सत्य नहीं है। देखिए ऐसा जो हो रहा है ये सभी बहुकोशिकीय जीव के लिए सत्य नहीं है। ये चीज़ सभी बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो उसके लिए ऐसा सत्य नहीं है, उस पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वे सरल रूप से कोशिका दर कोशिका विभाजित नहीं होते हैं। तो बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो बहुकोशिकीय हैं, उनमें वो मतलब कोशिका दर कोशिका विभाजित नहीं होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग कोशिका है तो अलग अलग कोशिका, जो कोशिका होता है उसका अलग अलग कार्य होता है, ठीक है, अलग अलग कार्य है। जब कहीं से टूटा तो उसका जो कोशिका कार्य है वो उसमें तनाव डिस्टर्ब आ सकता है, वो डिस्टर्ब हो सकता है, यहाँ पे आप समझते हैं। इसका कारण है कि अधिकतर बहुकोशिकीय जीव विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र ही नहीं, ठीक है, नहीं है, तो विशेष कार्य हेतु अंग बनाते हैं, शरीर में इनकी स्थिति में निश्चित होती है। तो देखिए जो यहाँ पे था, हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर उत्तक का निर्माण करती हैं तथा उत्तक संगठित होकर अंग बनाते हैं। देखिए जो कोशिका होता है, पहले देखिए एक कोशिका हुआ, मान लीजिए कोशिका है, शरीर में बहुत सारा कोशिका होता है, ये कोशिकाओं का संगठन, बहुत सारा कोशिकाओं का संगठन मिलके क्या बनाता है, एक क्या बोलते हैं उसको, टिश्यू बोलते हैं इंग्लिश में, उसको बोलते हैं उत्तक बोलते हैं हिंदी, तो उत्तक बनाता है। पहले देखिए मान लीजिए यहाँ कोशिका है, बहुत सारा कोशिकाओं का समूह है, ये कोशिकाओं का समूह क्या कहलाएगा, उत्तक कहलाएगा, उत्तक बना जाएगा, ठीक है। अब उत्तक जो होते हैं, उत्तक संगठित होकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं, शरीर का अंग। जैसे कि हमारा हाथ हो गया, तो सबसे पहले क्या होगा कि हमारा जो हाथ है, आदमी का जो हाथ होता है, सबसे पहले बहुत सारा कोशिका नज़दीक आया होगा, कोशिका नज़दीक आने के बाद क्या बनाएगा, उत्तक बनाया होगा, फिर उत्तक एक जगह संगठित होकर, उत्तक लोग जब एक जगह संगठित होते हैं तो वो लोग संगठित होकर हाथ का निर्माण किए होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि आदमी एक बहुकोशिकीय जीव है, मान लीजिए कि एक आदमी है, ठीक है, ऐसे ऐसे है आदमी, ससुरा आदमी है, ये बहुकोशिकीय जीव है, इसको यहाँ से काट दीजिएगा तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये इसमें खंडन नहीं कर सकते आदमी में। अब हाथ काट दीजिएगा तो ये दिक्कत हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि हाथ काट दीजिएगा तो ये टुकड़ा फिर बड़ा होकर आदमी का रूप ले लेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए ये जो खंडन का जो विधि है हर बहुकोशिकीय जीव के लिए ये सजग नहीं है, हर बहुकोशिकीय जीव में नहीं होता है, ठीक है। ऐसी सजग व्यवस्थित परिस्थिति में कोशिका दर कोशिका विभाजन अव्यवहारिक है, ठीक है। अतः बहुकोशिकीय जीवों को जनन के लिए अपेक्षित अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है। तो बहुकोशिकीय जीव होते हैं जैसे हमारे जैसे आदमी, जानवर, तो हम में जनन, अगर जब हमको जनन करना है तो अलग विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। खंडन और विखंडन से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ ना होने वाला है बाबू, ठीक है। बहुकोशिकीय जीवों द्वारा प्रयुक्त एक सामान्य युक्ति है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती हैं। तो हम जैसे पहले हम बोला था हमने कि विभिन्न प्रकार के जो कोशिकाएं होती हैं एक विशिष्ट कार्य करते हैं, मतलब एक कोशिका हुआ उसका काम कुछ और है,
दूसरा जो कोशिका है उसका काम कुछ और है, तीसरा जो कोशिका है उसका कुछ काम और है। तो ये किस में होता है, बहुकोशिकीय जीव में होता है। अब उसको बीच से काट दीजिएगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, ठीक है। इस समान व्यवस्था का परिपालन करते हुए इस प्रकार के जीवों में जनन के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अब देखिए जो विशिष्ट जो भी जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं, तो नया जो जनन होगा तो हम जानते हैं कि जो कोशिका होता है अलग अलग तरह का कार्य करता है एक जीव में। जैसे कि हमारे आदमी के अंदर अलग अलग तरह का कोशिका है और हर अलग कोशिका का अलग अलग काम है। तो जनन का विधि भी ऐसा होना चाहिए कि जो नया जनन जो बनेगा, जो नया संतति उत्पन्न होगा जनन के बाद, वो भी उसमें भी ऐसा अलग अलग तरह का कोशिका होना चाहिए जो अलग अलग काम करे। ठीक है, मतलब आदमी है, ये आदमी है, ये जनन करेगा तो फिर ये आदमी ही बनाएगा ना। ठीक है, क्या जीव अनेक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? इसका उत्तर यह है कि जीव में कुछ ऐसी कोशिकाएं होनी चाहिए जिनमें वृद्धि, क्रम, प्रसरण, उचित परिस्थिति में विशेष प्रकार की कोशिका बनाने की क्षमता हो। अब देखिए यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जीव जो होते हैं, क्या जीव होते हैं अनेक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं? हाँ। देखिए क्यों, अब हमारे जीव में एक क्या होना चाहिए, ऐसी कोशिका होनी चाहिए, जीव में ऐसी कोशिका होनी चाहिए जिसमें वृद्धि, क्रम, प्रसरण तथा उचित परिस्थिति में, तो ऐसा कोशिका होना चाहिए जो वृद्धि में काम आए, अलग अलग तरह का कार्य करे। और कुछ अगर ऐसा परिस्थिति आ गया जिसमें नया कोशिका बनाना पड़े तो उस जीव में वो कोशिका बनाने का क्षमता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो सिंपल सा कहने का मतलब यही हुआ कि बात यही है कि इसमें ऐसा क्षमता होना चाहिए। मान लीजिए इसमें कोशिका है तो उसमें ऐसा क्षमता होना चाहिए कि कुछ ऐसा परिस्थिति आ गया। परिस्थिति कहने का मतलब क्या हुआ कि मतलब मान लीजिए कि ऐसा जगह ऐसा परिस्थिति आ गया कि देखिए कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा परिस्थिति आ गया कि जैसे कि आदमी है, ठीक है, तो पहले 2 हाथ था तो मतलब 5 उंगली था, तो एक ऐसा परिस्थिति आ गई 6 उंगली बनाने का क्षमता होना चाहिए। 6 उंगली की जरूरत पड़े, मतलब 6 उंगली के बिना आदमी जीवित ही नहीं रहे। ठीक है, तो ऐसा भी होना चाहिए कि ये 6 उंगली बना सके। ऐसा परिस्थिति अगर आएगा तो ऐसा क्षमता होना चाहिए उसमें। ठीक है, धन्यवाद। अगली लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है।